हाय एवरीवन, क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया है? तो चलिए मुझे बताइए, संपूर्णता अभियान कौन स्टार्ट किया है? तो ये अभियान स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। संपूर्णता अभियान 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आयोजित किया गया है, जिसके अंतर्गत स्कूल के बच्चों को खाना और एजुकेशन दिया जाएगा। ये नीति आयोग द्वारा स्टार्ट किया गया है संपूर्णता अभियान। दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो है यूरोपियन काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं अंटोनिया कोस्टा। जी हाँ, अंटोनिया कोस्टा को सिलेक्ट किया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये एक यूरोपियन ग्रुप है। यूरोप की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यूके में। जी हाँ, यूके में कंजर्वेटिव पार्टी यानी ऋषि सुनक की हार होती है और वहाँ पे एक नई पार्टी बनी है जिसका नाम है लेबर पार्टी। बिल्कुल इंडिया की तरह ही वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे लोअर हाउस यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में अभी हाल में इलेक्शन हुआ और वहाँ पे लेबर पार्टी की जीत हुई है। लेबर पार्टी 14 साल बाद यूके के सिंहासन पे बैठे हैं और यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं कियर स्टारमर। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे। तो देखिए, अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो रिलेटेड है यूके के पास के कंट्री डेनमार्क से रिलेटेड। जी हाँ, डेनमार्क पहली कंट्री बन गई है जो लाइफ स्टॉक कार्बन इमिशन पे टैक्स लगाने वाली है। लाइफ स्टॉक कार्बन इमिशन यानी पशुधन उर्जित ऊर्जा जो कि कार्बन इमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। माना जाता है कि लाइफ स्टॉक में सबसे ज़्यादा मीथेन होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो सबसे पहला यूरोपियन कंट्री जो कि कार्बन टैक्स लगा रहा है लाइफ स्टॉक द्वारा उर्जित कार्बन पे, तो वो है डेनमार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसबीआई जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बैंक है, उसके न्यू चेयरमैन सेलेक्ट हो गए हैं जिनका नाम है चला श्रीनिवासलू शेट्टी। तो चला श्रीनिवासलू शेट्टी जो कि रिप्लेस करने वाले हैं दिनेश कुमार खाड़ा को और बन गए हैं एसबीआई के न्यू चेयरमैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट हुआ, इंडिया रशिया समिट, जो कि 22nd समिट है और इसका आउटकम ये आया, इंडिया और रशिया के बीच में दो नए एम्ब्रेसेस स्टार्ट होने वाले हैं, दो इम्पॉर्टेंट शहर कजान और एकटेरिनबर्ग में। अगर हम बात करते हैं ये एकटेरिनबर्ग की, तो वो स्कट रिवर के किनारे बसा हुआ है और वही अगर हम बात करते हैं कजान शहर की, तो वो वोल्गा नदी के किनारे बसा हुआ है। कजान शहर काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अक्टूबर के महीने में ब्रिक्स समिट भी रशिया के कजान शहर में होने वाला है। बात करते हैं इंडिया रशिया की, तो याद आता है अवार्ड की। जी हाँ, अभी हाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है रशिया का हाईएस्ट ऑनर अवार्ड, जिस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ संत एंड्रियो ऑप्स्टोले अवार्ड। ऑर्डर ऑफ संत एंड्रियो ऑप्स्टोले अवार्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है जो कि रशियन गवर्नमेंट ने दिया है। इंडिया रशिया की बात करें तो इंडिया रशिया की फ्रेंडशिप काफ़ी पुरानी है और इसलिए ये अवार्ड हमारे लिए मायने रखता है। अवार्ड की बात कर रहे हैं तो याद आता है फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ने हमारे एंटरप्रेन्योर रोशनी नादर को दिया है ये अवार्ड। रोशनी नादर जो कि HCL टेक की एंटरप्रेन्योर है, उन्हें दिया गया है ये अवार्ड। इस अवार्ड का नाम है लेजेंड ऑफ ऑनर, जो कि फ्रांस के द्वारा दिया गया है। ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था, नेपोलियन ने स्टार्ट किया था इस अवार्ड को 1802 में और 1802 से ये अवार्ड दिया जा रहा है और भी हाल में ये अवार्ड रोशनी नादर को दिया गया है जो कि एक रिनाउंड एंटरप्रेन्योर है और HCL की चेयरपर्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो अभी हाल में कू जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्टार्टअप है जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का सब्स्टिट्यूट माना जा रहा था, उसे अभी हाल में बंद कर दिया गया है। स्टार्टअप कंपनी ज़ोंबी ने ये डिसीजन लिया है। कू जो है वो इनिशिएटिव है ज़ोंबी कंपनी का, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है इंडिया की, उसने कू को बंद कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो देखिए, अभी हाल में SCO समिट हुआ था, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। यहाँ पे बेलारूस बनते हैं नए मेंबर। अगर हम बात कर रहे हैं समिट की, तो नाटो समिट जो कि अभी हाल में कंडक्ट कराया गया था वाशिंगटन DC में
और नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन समिट का ये 33rd एडिशन था, जो कि वाशिंगटन डीसी में हुआ। इसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं नाटो ग्रुप के द्वारा, जैसे कि सभी कंट्री को अपने जीडीपी का 2% खर्च करना पड़ेगा डिफेंस सेक्टर पे। अगर हम बात कर रहे हैं नाटो की, तो ये बना था 1949 में। उस टाइम अमेरिका चाहता था कि बहुत सारी यूरोपियन कंट्री रशिया से ना जुड़े, और इसी संदर्भ में ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। आप मुझे बताएं कि क्या यूक्रेन नाटो ग्रुप का मेंबर है या नहीं है, तो थोड़ा सर्च करें और बताएं। नाटो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक मिलिट्री ग्रुप है जो कि अभी काफ़ी एक्टिव है, और इसका 33rd एडिशन वाशिंगटन डीसी में अभी समिट कंडक्ट कराया गया। नाटो की बात करें तो इसमें टोटल 32 मेंबर है, और जो न्यू मेंबर है वो है फिनलैंड और स्वीडन।